अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। इसके बाद हम मेंडल के लॉज को वन बाय वन सीखेंगे। अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम जो इनहेरिटेंस है उसको एसोसिएट करेंगे मेंडल लॉज के साथ। तो थोड़ी बात हो जाए कि मेंडल कौन था, इसने काम क्या किया। तो मेंडल ऑस्ट्रिया का रहने वाला एक मॉन्क, एक प्रीस्ट था जिसने जो जेनेटिक्स है उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स डिस्कवर किए अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि मेंडल जो है वो फाउंडर है, फादर है जेनेटिक्स का। इसने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, गार्डन पी प्लांट जिसको हम साइंटिफिकली पायसम सटाविंग के नाम से जानते हैं। जो पायसम सटाविम है पी प्लांट, इसके ऊपर मेंडल ने किस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए, ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। तो ये ब्रीडिंग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स हैं। पी प्लांट के ऊपर डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं ना। तो मेंडल ने कौन से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे? ब्रीडिंग नेचर के, ब्रीडिंग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स थे। मेंडल ने पी प्लांट की 7 ट्रेड्स को स्टडी किया। ये 7 ट्रेड्स कौन सी हैं अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। अपने एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पे 1866 में मेंडल ने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बुनियाद रखी। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के की पॉइंट्स की अगर बात करें, ये बाय द वे थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो मेंडल की थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में इसके की पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। तो अपने पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल ने प्रपोज की, उसके की पॉइंट्स में नंबर 1 ये है कि मेंडल के नज़दीक एक ऑर्गेनिज्म के पास जो ट्रेड्स मौजूद हैं, उन ट्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल फैक्टर्स मौजूद होते हैं। आज हम जानते हैं कि ये स्पेशल फैक्टर्स जो ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं ये जीन्स हैं, बट मेंडल ने जीन की टर्म इस्तेमाल नहीं की। उसने कहा कि ट्रेड्स के पीछे स्पेशल फैक्टर्स हैं जो ट्रेड्स को कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली मेंडल ने जो जीन की प्रेजेंस है उसको कंफर्म किया इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल फैक्टर्स। अब स्टूडेंट्स, मेंडल के नज़दीक ट्रेड्स को कंट्रोल करने वाले ये स्पेशल फैक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं। और इन ट्रेड फैक्टर्स की वजह से, स्पेशल फैक्टर्स के पास होने की वजह से जो ट्रेड्स हैं वो भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में स्पेशल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बात आगे बढ़ाएं तो मेंडल के नज़दीक जो एक सिंगल ट्रेट है, कोई भी एक सिंगल ट्रेट, उस ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए 2 स्पेशल फैक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं। आप यूं कह लीजिए कि एक जीन है, उसकी 2 कॉपीज़ मौजूद हैं। इसी चीज़ को आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि पेरेंटल जनरेशन है, राउंड और रिंकल का क्रॉस आप यहाँ पे देख रहे हैं। राउंड शेप पी प्लांट है, रिंकल शेप पी प्लांट है। ये पेरेंट प्लांट्स हो गए। इनके गैमीट्स हैं। गैमीट्स याद रहे कि हैप्लॉइड होते हैं। गैमीट के अंदर एक कॉपी रहेगी। जो भी ट्रेड फैक्टर है इंडिविजुअल में तो 2 कॉपीज़ रहती हैं एक ट्रेड को कंट्रोल करने वाले फैक्टर की, लेकिन गैमीट्स होते हैं हैप्लॉइड, उसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लिहाजा गैमीट के पास एक कॉपी रहेगी। तो एक इंडिविजुअल है, उसने गैमीट प्रोड्यूस करवाया, लेट्स से ये मेल है, इसने स्पर्म प्रोड्यूस किए जिनके पास एक आर मौजूद है उन स्पर्म्स के न्यूक्लियस में। दूसरा इंडिविजुअल है, उसने लेट्स से एग्स प्रोड्यूस किए हैं, तो उसके एग्स के अंदर जो है वो एक आर मौजूद है, स्मॉल आर। अब एक स्पर्म एग दूसरे को फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनेगा, तो उसमें आप देखें कि जाइगोट के अंदर जो पेयर है वो बन चुका। तो एक ट्रेट के लिए जो पेयर चाहिए है, जो कॉपीज 2 कॉपीज़ जो चाहिए एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए, वो अब मौजूद हैं। तो कैपिटल आर एक पेरेंट से इनहेरिट हुआ, स्मॉल आर दूसरे पेरेंट से इनहेरिट हुआ, और यही एक की पॉइंट है मेंडल की थ्योरी का। अब देखो यहाँ पे कि एक ट्रेड फैक्टर के लिए, एक स्पेशल फैक्टर के लिए, एक जीन के लिए जो 2 कॉपीज़ मौजूद हैं इंडिविजुअल में, ये जीन तो एक ही है बट इसकी 2 कॉपीज़ हैं जो कि आइडेंटिकल हैं। ये जीन वही जीन है बट इसके 2 कॉपीज़ हैं जो कि आपस में आइडेंटिकल हैं। यहाँ पे भी आप देखो वही जीन है, लेटर तो चेंज नहीं हुआ ना, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, तो यहाँ पे भी आर ही है, लेकिन यहाँ पे जो आर है उसमें 2 आर, एक कैपिटल एक स्मॉल, मतलब डिफरेंट आर मौजूद हैं। तो एक ही जीन है, एक ही स्पेशल फैक्टर है, उसकी मल्टीपल फॉर्म्स हो सकती हैं, उसकी अल्टरनेट फॉर्म्स हो सकते हैं। तो मेंडल के नज़दीक ये जो ट्रेड फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, स्पेशल फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं,
जीन एग्जिस्ट करते हैं ट्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए, इनकी अल्टरनेट फॉर्म्स हैं। मेंडल ने बताया कि ये जीन्स, ये एलील्स, जो स्पेशल फैक्टर्स अल्टरनेट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ये अल्टरनेट फॉर्म्स एलील्स कहलाते हैं। अगर दो एलील्स जो हैं वो एक जैसी हों तो होमोजाइगस इंडिविजुअल कहलाएगा। जैसे कैपिटल आर जिसमें है वो इंडिविजुअल होमोजाइगस है क्योंकि उसमें एक जैसी एलील्स मौजूद हैं ट्रेट को लेकर। इसी तरह से अगर स्मॉल आर मौजूद हो तो ये इंडिविजुअल भी होमोजाइगस कहलाएगा इस ट्रेट के लिए। याद रहे कि राउंड और रिंकल ये सीड की शेप की बात हो रही है, तो सीड की शेप में ये जो इंडिविजुअल है ये होमोजाइगस है, सीड की शेप में ये इंडिविजुअल भी क्या हो गया, होमोजाइगस हो गया, क्योंकि सीड शेप के लिए इनके पास जो एलील्स मौजूद हैं वो आइडेंटिकल एलील्स हैं, लिहाजा आइडेंटिकल एलील्स पोजेस करने वाला इंडिविजुअल उस ट्रेट के लिए होमोजाइगस कहलाता है। अगर दो एलील्स जो हैं वो डिफरेंट हो तो इस सूरत में आप इंडिविजुअल को उस ट्रेट के लिए हेट्रोजाइगस कहते हो। जैसे दो होमोजाइगस को अगर मिला लें तो उससे हाइब्रिड जनरेट होता है जो कि हेट्रोजाइगस है। ऊपर वाले केस में आपने यही तो देखा कि एक होमोजाइगस प्लांट है, एक और होमोजाइगस प्लांट है, इन दोनों होमोजाइगस प्लांट के क्रॉस से एक हाइब्रिड आया। तो जो हाइब्रिड है वो एक हेट्रोजाइगस है, उसमें एक कैपिटल आर मौजूद है, एक स्मॉल आर मौजूद है। तो इस सूरत में वो सीड शेप को लेके हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने बात की कि मेंडल कौन था, उसने काम कौन सा किया और उसकी जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसके की पॉइंट्स कौन से बनते हैं, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेंडल ने जो पी प्लांट को सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट में तो उसकी क्या वजह है। तो पी प्लांट में कौन से फीचर्स हैं जो इसको एक आइडियल जो है वो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं फॉर द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। तो नंबर 1 के पी प्लांट को हम इजीली कल्टीवेट कर सकते हैं, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट है, फास्ट है, थोड़े से दिनों के अंदर आप इसको ग्रो करवा सकते हैं। लाइफ साइकिल शॉर्ट है, अगर 6 माह का, 7 माह का, 8 माह का, 1 साल का लाइफ साइकिल हो तो रिज़ल्ट देखने के लिए 1 साल इंतज़ार करना पड़े। 2 साल का लाइफ साइकिल हो तो रिज़ल्ट देखने के लिए 2 साल का इंतज़ार करना पड़े। और अगर 4 माह का लाइफ साइकिल है तो आज जो आपने क्रॉस करवाया 4 माह बाद उसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। तो इसलिए इस इनहेरिटेंस के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्रेफर किया जाता है कि जिसका लाइफ स्पैन शॉर्ट हो, लाइफ साइकिल शॉर्ट हो, और पी प्लांट में ये फीचर मौजूद है। फिर पी प्लांट के अंदर जो है वो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स मौजूद हैं। हमने कहा कि मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स स्टडी की। तो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स से मतलब ये होता है कि शॉर्ट डिफरेंसेस मौजूद हो। मिसाल के तौर पे आप सीड की शेप की बात करें तो पी प्लांट में सीड शेप के अंदर जो है वो स्लाइट डिफरेंसेस नहीं है, बल्कि लार्ज शार्प क्लियर कट डिफरेंसेस हैं। एक राउंड है तो दूसरा रिंकल है, ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा राउंड है दूसरा कम राउंड है। तो राउंड और रिंकल के अंदर अच्छा खासा शार्प डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो इतना डिफरेंस हो तो हम उसको कंट्रास्टिंग ट्रेड बोलेंगे। इस तरह सीड कलर की बात करें, सीड कलर में एक जो है वो येलो है और दूसरा जो कलर है वो ग्रीन है, तो येलो और ग्रीन में अच्छा खासा डिफरेंस मौजूद है। तो इतना शार्प डिफरेंस मौजूद हो कि हम वाज़े से उनको अलग कर सकें, ये कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होती हैं। तो राउंड रिंकल हो गया, पर्पल वाइट फ्लावर्स हो गए, तो पर्पल और वाइट फ्लावर्स में ठीक ठाक डिफरेंस है। शार्प डिफरेंस होने की वजह से, लार्ज डिफरेंस होने की वजह से ये ट्रेड्स कंट्रास्टिंग ट्रेड्स कहलाते हैं। फिर आप पी प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन पॉसिबिलिटीज़ की बात करें तो नेचुरली जो पी प्लांट है ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है, लेकिन हम पी प्लांट को क्रॉस फर्टिलाइज करवाना चाहें, क्रॉस पोलिनेट करवाना चाहें तो हम इजीली क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं। पी प्लांट में क्रॉस पोलिनेशन करवा सकते हैं। जब क्रॉस पोलिनेशन करवाएंगे तो इससे हाइब्रिड आएगा। अब हाइब्रिड जो है वो फर्टाइल होना चाहिए ना, कि हाइब्रिड हमारे पास आ गया, हमने P1 क्रॉस P1 करवाया, हमारे पास पहली जनरेशन F1 फर्स्ट जनरेशन आ गई। अगर ये फर्स्ट जनरेशन फर्टाइल ही ना हो, इसकी नस्ल ही आगे ना चल सके, तो फिर हम इससे आगे F2 कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो हमारी बात तो फिर इधर ही रुक जाएगी ना। तो हाइब्रिड का फर्टाइल होना ज़रूरी था। और ये जो पी प्लांट है ये ऐसे ही है कि इसका जब हाइब्रिड आता है तो वो हाइब्रिड फर्टाइल हाइब्रिड है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन से आने वाला हाइब्रिड फर्टाइल है, तो हम फर्दर एक्सपेरिमेंट्स
कर सकते हैं, F2 F3 ऑब्टेन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इस फिगर में वो 7 ट्रेड्स मौजूद हैं जो मेंडल ने स्टडी की हैं। तो इसमें सीड शेप एक ट्रेट है, सीड कलर एक और ट्रेट है, फ्लावर कलर एक तीसरी ट्रेट है। अगर चौथी ट्रेट की बात करें तो पॉड शेप है, पांचवी में देखें तो पॉड कलर है, और नंबर 6 पे आप देखो तो फ्लावर की पोजीशन हो गई, और नंबर 7 के ऊपर स्टेम की लेंथ है, यानी ओवरऑल पी प्लांट का साइज़ क्या बनता है। ये 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं। अब 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स में आप देखो तो दो दो फिनोटाइप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं हर ट्रेड के अंदर। डोमिनेंट और रिसेसिव का अगर आपको आइडिया है तो आप ये बात अभी पिक कर सकते हैं। अगर आपको डोमिनेंट और रिसेसिव मैट्रिक्स से भूला हुआ है तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सीखेंगे कि डोमिनेंट जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। लेकिन इस फिगर के अंदर जो ऊपर वाला फिनोटाइप है वो डोमिनेंट है, नीचे वाला जो है वो रिसेसिव है। राउंड डोमिनेंट है ओवर रिंकल, येलो डोमिनेंट है ओवर ग्रीन कलर, इस तरह पर्पल फ्लावर कलर डोमिनेंट है ओवर वाइट फ्लावर कलर। इस तरह नीचे भी वही पैटर्न है कि ऊपर वाला जो फिनोटाइप है वो नीचे वाले फिनोटाइप पर डोमिनेंट है। फ्लैट पॉट शेप जो है वो डोमिनेंट है कंस्ट्रिक्टेड पॉट शेप है, ग्रीन पॉट शेप जो है वो डोमिनेंट है येलो पॉट शेप है। अब इसको ऊपर सीड शेप के साथ मिक्स नहीं करना। सीड शेप के अंदर और सीड कलर के अंदर अगर आप बात करें तो सीड कलर जो है उसमें येलो कलर डोमिनेंट है, बट जो पॉड कलर है उसमें ग्रीन जो है वो डोमिनेंट है। तो ये दो अलग अलग ट्रेड्स हैं, इनको आपस में मिक्स नहीं कीजिएगा। इस तरह सीड शेप की बात की जाए तो सीड शेप के अंदर जो है वो राउंड शेप जो है वो डोमिनेंट है, बट जो पॉड है उसमें शेप की बात की जाए तो उसमें फ्लैट जो है वो डोमिनेंट है। फिर फ्लावर की पोजीशन देखें तो जो एक्सियल पोजीशन है फ्लावर की एक्सेस के ऊपर होना, मतलब ये लाइन जा रही है, ये एक ब्रांच को रिप्रेजेंट करती है, तो ब्रांच की एंड के ऊपर अगर फूल आ जाएगा तो वो फ्लावर जो है वो फ्लावर की टर्मिनल पोजीशन होगी। लेकिन अगर फ्लावर एंड से बनने की बजाय साइड से निकल आता है तो वो एक्सियल पोजीशन होगी। फ्लावर टर्मिनल हो सकता है, फ्लावर एक्सियल हो सकता है। तो एक्सियल जो पोजीशन है फ्लावर की वो टर्मिनल पोजीशन के ऊपर डोमिनेंट है। इस तरह अगर पी प्लांट में हाइट की बात की जाए तो जो लॉन्ग पी प्लांट है वो डोमिनेंट है शॉर्ट पी प्लांट के ऊपर। ये 7 ट्रेड्स हैं जिनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। लास्ट में हम बात करते हैं कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर कितने और कौन से लाज निकाले। तो 3 लाज हैं। मैट्रिक के अंदर आपने 2 पढ़े थे, अगरचे तीसरे का भी इनडायरेक्ट जिक्र मौजूद है। यहाँ पे हम तीनों लाज को 1 बाय 1 सीखेंगे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, जिसको आप लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस भी कहते हो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट है। अगर बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से बात करें तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट जो सब है वो सबसे ज़्यादा कीमती है, ये लास्ट वाला, लेकिन उसको समझने के लिए हमें बाकी दोनों लॉज का भी पता होना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह अगले जो हमारे 3 लेक्चर्स होंगे 1 बाय 1 वो इन तीनों लॉज के ऊपर होंगे। पहले हम डोमिनेंस को देखेंगे, फिर सेग्रीगेशन, उसके बाद इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। मुझे उम्मीद है कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स वाला हमारा ये लेक्चर है ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। कोई आपका क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।